Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will start with a book Fruit and Vegetable Preservation Principles and Practice by R.P. श्रीवास्तव। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं उनको कुछ बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। उन बेसिक बुक्स में ये बुक एक कॉमन बुक होती है जो कि प्रिंसिपल्स एंड प्रिजर्वेशंस मेथड हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स दी होती हैं, जैसे कि फूड स्पॉइलेज के बारे में, फूड फ्लेवर के बारे में, फूड कलर के, कैनिंग, बोटलिंग, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेशंस, जैम, जेली, एवरीथिंग विच इज़ बेसिक इन प्रिजर्वेशन मेथड्स, वो सब इसमें डिटेल्स दिया होता है। मैंने इस बुक के कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। इस बुक में सबसे पहले मैं चैप्टर 12 से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन है। हमें जब भी कुछ भी फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना होगा तो पहले हम उसके मेथड्स पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ फूड स्पॉइलेज के बारे में बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रिजर्वेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, एंड द प्रिजर्वेशन मेथड्स कौन से हैं। इस वीडियो में केवल हम असेसिव प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। बाकी अदर मैटर्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। अगर हम अब बात करें प्रिजर्वेशन की, तो प्रिजर्वेशन होता क्या है। प्रिजर्वेशन का बेसिक मतलब होता है हमें प्रिवेंट करना है अपने फूड को फ्रॉम एनी स्पॉइलेज। बेसिकली जो स्पॉइलेज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं या कोई एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से होते हैं। कुछ फिजिकल हैजार्ड्स भी होते हैं, बट वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन क्या हो गया कि प्रिवेंट करना अपने फूड को फ्रॉम एनी डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डिके और स्पॉइलेज ऑफ फूड, दस अलाउइंग इट टू बी स्टोर इन अ फिट कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज। मीन्स हमें अपने फूड को किसी भी स्पॉइलेज से रोकना है। अगर हम उसको रोक नहीं सकते हैं तो हमें उसके टाइम को डिले करना है, जिससे हम अपने फूड को फॉर अ लॉन्ग पीरियड रख सकें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जो प्रिजर्वेशन करते हैं फूड का। पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल कॉजेज etc। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें जिसमें है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब होता है कि हमें अपने फूड को किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी से रोकना है या उस माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिले करना है। अब डिले करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, उनको अलग 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस कंडीशन को बोलते हैं असेप्सिव। सेकेंड, बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन। थर्ड है बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि टेम्परेचर को लो करना, ड्राइंग करना, अनेरोबिक कंडीशंस को मेंटेन करना, केमिकल्स को यूज़ करना और एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना। द लास्ट वन इज़ द बाय किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट देना, रेडिएशन देना या कोई कोल्ड ट्रीटमेंट देना। अब जो सेकंड मेन पार्ट है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। सेल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो फूड में एंजाइम्स होते हैं या जो कोई केमिकल्स होते हैं वो खुद डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर देते हैं बाय द एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके भी फर्दर 2 मेथड होते हैं। पहला है बाय डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल बाय ब्लीचिंग। सेकेंड है बाय प्रिवेंशन ऑफ डिले ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय मीन्स ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी हम किसी भी एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करके उसकी ऑक्सीडेशन एक्टिविटी को रोक सकते हैं। एंड द लास्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल कॉज etc। लाइक दैट, अगर हमें अपने फूड को जब वो हार्वेस्ट होता है या कहीं से भी हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमको उसको इंसेक्ट से, किसी भी एनिमल से
और मैकेनिकल कॉजेज़ से बचाना होता है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से भी अगर उनका जो सरफेस है, स्किन होती है, अगर वो ओपन आउट हो जाती है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फूड स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको जब प्रिवेंशन करना होता है तो हमें कुछ फिजिकल मीन्स से भी प्रिवेंशन करना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला मेथड, दैट इज़ असेप्सिस, जो कि प्रिवेंशन डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का पहला पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन और मानी जाती है जिसमें नो लिविंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म प्रेजेंट हो। मीन्स नहीं होना चाहिए, कोई भी लिविंग डिसीज माइक्रोनिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम हार्वेस्ट करने के बाद किसी प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाते हैं, चाहे हम ग्रेडिंग कर रहे हों, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हों या पैकेजिंग कर रहे हों, उससे पहले उसको वॉश विद अ नॉर्मल वाटर और अ क्लीनिंग वाटर से हम उसको पहले साफ़ करते हैं, जिससे उसके ऊपर की कोई डस्ट है या फिर कोई माइक्रोनिज्म है वो वहाँ से हट जाए। यानी हम माइक्रोनिज्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं बाय मेकिंग अ क्लीनिंगनेस आफ्टर हार्वेस्टिंग। अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो कि है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। क्या होता है, जो हमारे मैक्रोनिज्म्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं। तो जब हम कोई प्रिजर्वेशन करते हैं हाई टेम्परेचर से, तो जो माइक्रोनिज्म्स के प्रोटीन होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, या कोई मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं जब हम अपने फूड को एक हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। जब हम प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर करते हैं तो हम बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं, जैसे पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर जो कि बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव होता है। लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल्ड होना चाहिए, जो फूड का नेचर है वो हमारा रहना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तो वो हमारे फूड को भी नुकसान करेगी। तो उसकी जो बेसिक क्वालिटी होती है फूड की, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल होने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉस्चराइजेशन की। पॉस्चराइजेशन से क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो फ्री हो जाता है फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन एंड वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बेसिकली पॉस्चराइजेशन जो यूज़ किया जाता है वो फ्रूट जूस के लिए, आरटीएस के लिए यानी रेडी टू सर्व, और नेक्टर के लिए। पॉस्चराइजेशन में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रूट जूस की, आरटीएस की, नेक्टर की, तो जो पॉस्चराइजेशन मेथड होता है ये सारे ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोनिज्म्स को किल नहीं करता है। जैसे कि कुछ सम स्पोर्स एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस मेंटेलियस के, वो सर्वाइव कर जाते हैं और बाद में वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। बट अगर हमें मोल्ड स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो हम उसको 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 से 10 मिनट के लिए अगर हम उसको हीट करें तो हमारे मोल्ड स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ ईस्ट एंड एसिड टॉलरेंस बैक्टीरिया होते हैं जिनको अगर हम हीट करें 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यू मिनट्स के लिए तो वो भी किल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जैसे कि जो टोमेटो जूस में, वो 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे किल हो जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के साथ साथ कुछ हम एंजाइम्स को भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि पैक्टिक एंजाइम है जो क्या करता है, फ्लेवर चेंज करता है और कभी कभी क्लॉटिंग भी करता है जूसेस में। उसको अगर हम 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 4 मिनट्स या फिर 1 मिनट के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें तो वो पैक्टिक एंजाइम भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जो जूसेस होते हैं या आरटीएस, नेक्टर, इनको हम अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 टू 30 मिनट के लिए रखें, इतने टाइम पे हीट कर सकते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं पॉस्चराइजेशन के। पहला मेथड होता है बोतल और होल्डिंग पॉस्चराइजेशन, ओवरफ्लो मेथड और फ्लैश पॉस्चराइजेशन। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें एक थर्मल डेड टाइम TDT ऑफ बैक्टीरिया के बारे में है। ये आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से इनमें से किसी एक के बारे का TDT टाइम पूछ लिया जाता है कि कितने सेंटीग्रेड पे होता है, इसका टाइम कितना होता है। कुछ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेबल आपकी बुक में दी गई है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोतल और होल्डिंग पॉस्चराइजेशन की। ये मेथड कॉमनली होम में यूज़ होता है, कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ नहीं होता है। इस मेथड में प्रिपेयर जूस को
ग्लास बोतल्स में भरते हैं और ग्लास बोतल्स में प्रॉपर हेड स्पेस देते हैं। देन बोतल्स को एयर टाइट सील कर देते हैं। जो हम सील करने के बाद फिर बोतल्स को हम पॉस्चराइज करते हैं। ये मेथड ज़्यादातर घर में ही यूज़ किया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड मेथड, दैट इज़ ओवरफ्लो मेथड। इस मेथड में जूस को हीटेड किया जाता है टेम्परेचर अबाउट 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर। फिर जूस हॉट स्टेराइज बोतल में फिल किया जाता है और जब हम फिल करने के बाद बोतल्स को सील्ड कर देते हैं और सील्ड बोतल्स फिर पॉस्चराइज्ड होती हैं टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द फिलिंग एंड सीलिंग टेम्परेचर। फिर इसको कूल किया जाता है। ये मेथड ज़्यादातर ग्रेप जूस के लिए सूटेबल माना जाता है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फ्रेश पॉस्चराइजेशन। इसमें जो जूस है वो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर यूज़ किया जाता है और इस टेम्परेचर को 1 मिनट के लिए मेंटेन करते हैं। ये जो फ्रेश पॉस्चराइजेशन है ये बेसिकली बनाया गया था कैनिंग ऑफ नेचुरल ऑरेंज जूस के लिए, बट लेटर ऑन इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेप एंड एप्पल जूसेस ऑल्सो। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें फ्लेवर जो होता है उसका कम लॉस होता है, विटामिन्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली टाइम एंड स्पेस के लिए ये अच्छा रहता है और इसमें जो जूस है वो क्लाउडी रहता है। जूस इज़ हीटेड यूनिफॉर्मली एंड दस इट कुक टेस्ट इज़ मिनिमम। अब हम अपने मेन मेथड पे आ जाते हैं, दैट इज़ सेकंड स्टेरिलाइजेशन। जो स्टेरिलाइजेशन होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हीट स्टेरिलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके न्यूट्रिशंस पे, विटामिन्स पे और कभी कभी मिलार्ड रिएक्शंस पे। इसमें इस मेथड के द्वारा ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, मींस टेम्परेचर अबव देन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी फ्रूट्स एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हीटेड किए जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन पीस, ओकरा, बीन्स जो हैं वो नॉन एसिडिक एंड कंटेनिंग मोर स्टार्च दैन शुगर रिक्वायर हायर टेम्परेचर टू किल स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यूस हीटिंग फॉर 30 to 90 मिनट्स एट 116 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जब हम जूस की फिलिंग करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की फिलिंग करते हैं बोतल्स में, तो हमें बोतल्स को भी स्टेरिलाइज किया जाता करना होता है बिफोर द फिलिंग एनी जूस एंड एनी प्रोडक्ट। बट स्टेरिलाइजेशंस में क्या होता है बेसिकली कि कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है या कुछ फ्लेवर या कलर का लॉस होता है जिसको फर्दर प्रोसेसिंग के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। एक टेक्निक है एसेप्टिक कैनिंग जो कि यूज़ की जाती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। इसको मार्टिन एसेप्टिक कैनिंग भी कहते हैं और फर्स्ट कॉमर्शलाइज्ड हुई थी 1950 में। बेसिकली ये एक हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम की टेक्निक है। इसमें जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो 149 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 और 2 सेकेंड्स के लिए किया जाता है। Now come to third method, preservation by low temperature. Microbial growth and the enzymatic reactions are retarded in food stored at a low temperature. जब हम लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं कम टेम्परेचर पे, वो हम यूज़ कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। बेसिकली 3 टाइप से होता है, सीलर स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन और चिलिंग एंड द फ्रीजिंग। जो हम सबसे पहले बात करते हैं इन सेलर स्टोरेज, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम फूड को स्टोर करते हैं। इसमें ये अंडरग्राउंड रूम होते हैं। रूट क्रॉस, पोटैटोज, ऑनियन, एप्पल्स एंड सिमिलरली फूड कैन बी स्टोर फॉर लिमिटेड पीरियड्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इस मेथड में जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, but this temperature is not enough to prevent the action of many spoilage organism of and plants enzyme. The next method is refrigeration और chilling. इसमें जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। इसमें जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, बेसिकली उन फूडों को हम रखते हैं। इसके लिए हम
आइस या मैकेनिकल रेफ्रिजरेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई दिन तक हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड देयर प्रोडक्ट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ फ्यू डेज टू मैनी वीक्स। एंड कुछ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली देयर क्वालिटी या अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन टाइम उनका वेरी करता है प्रिजर्वेशन का। Besides the temperature, the relative humidity and the composition of the air can affect the preservation of food. Now to come third method, that is freezing. इसमें जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है -18 टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किया जाता है। ये मेथड हार्मलेस मेथड होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए एंड बहुत ज़्यादा यूज्ड मेथड होता है कॉमर्शियल पर्पस से। इतने लो टेम्परेचर पे माइक्रोवेल ग्रोथ एंड द केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। जो मोस्ट पेरिसेबल फूड्स होते हैं वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं सेवरल मंथ के लिए अगर इतना लो टेम्परेचर मेंटेन रखा सकते हैं। और जो फूड्स होते हैं वो क्विक फ्रोजन किए जा सकते हैं 90 मिनट और लेस बाय द प्लेसिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद द कोयल थ्रू विच द रेफ्रिजरेंट फ्लोज, या फिर ब्लास्ट फ्रीजिंग इन विच कोल्ड एयर इज ब्लोन अक्रॉस द फूड, and the third one is dipping in liquid nitrogen. The best way to preserving pure fruit juice is the freezing. Properly frozen juice retain its freshness, color and aroma for a longer time. अगर हम जूस को -12 टू -17 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर को बाहर निकाल के रखें तो वो एक लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रह सकता है। Now this is enough for today. In the next video I will discuss remaining part of this chapter. मैंने जो नोट्स आज आपको डिस्कस किए हैं इन नोट्स में सिर्फ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं जो कि मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। मेरी इस वीडियो का पर्पस फिर सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराना है इस चैप्टर के, जिससे आप जब भी चैप्टर पढ़ना चाहें बुक से उससे पहले आपको पता चल जाए द मेन हाईलाइट्स ऑफ दैट चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।